आज है 24 दिसंबर बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के बाद पीड़िता ने इस फैसले को अपने लिए मौत करार दिया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उधर महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर आए हैं, जिससे आगामी बीएमसी चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में नई खनन लीज पर पूर्ण रोक लगा दी है। वहीं ग्रामीण रोजगार को लेकर विवाद गहरा गया है, क्योंकि सरकार ने मनरेगा की जगह अब जी राम जी योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसे विपक्ष ने गरीबों पर वार बताया है। अब विस्तार से सुनते हैं आज की बड़ी खबरें। द हिंदू और स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने बुधवार को निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा के निलंबन को अपने परिवार के लिए काल यानी मौत करार दिया है। पीड़िता ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। स्क्रोल की रिपोर्टर रत्ना सिंह और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में एक कानूनी तकनीकी बिंदु का हवाला दिया है। अदालत ने कहा कि घटना के वक्त सेंगर एक विधायक थे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें लोक सेवक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईपीसी की धारा 21 में विधायकों को स्पष्ट रूप से लोक सेवक नहीं कहा गया है। इसलिए उन पर गंभीर अपराध का चार्ज नहीं लग सकता। सेंगर पहले ही 7 साल जेल में बिता चुके हैं, जो साधारण पॉक्सो मामले में न्यूनतम सजा है। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने पीटीआई को बताया कि अगर इस तरह के मामलों में दोषी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। हमारे लिए यह फैसला मौत से कम नहीं है। उसने दुख जताते हुए कहा कि पैसे वाले जीतते हैं और बिना पैसे वाले हारते हैं। पीड़िता जब अपनी मां के साथ विरोध प्रदर्शन करने इंडिया गेट पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक सख्त कदम उठाया है। मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन लीज को मंजूरी न दी जाए। ये प्रतिबंध दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले पूरे अरावली परिदृश्य पर लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध और अनियमित खनन को रोकना है, ताकि अरावली की भौगोलिक अखंडता बनी रहे, जो मरुस्थलीकरण रोकने और भूजल रिचार्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वो अरावली में उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। हालांकि जो खदानें अभी वैध रूप से चल रही हैं, उन पर यह प्रतिबंध तत्काल लागू नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन करें। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया है, जिसमें जनता की राय भी ली जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुधीर सूर्यवंशी की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों ने बुधवार को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच औपचारिक गठबंधन की घोषणा की। एक संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई की रक्षा के लिए मराठी लोगों की एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं और हम ठाकरे इसका विरोध करने के लिए यहाँ हैं। वहीं राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल प्रतिद्वंद्वी संगठनों से नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं और महाराष्ट्र में कई बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हैं। शुभांगी खापरे ने लिखा है कि इस गठबंधन से भाजपा के लिए बीएमसी चुनाव की राह मुश्किल हो सकती है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया है कि ठाकरे बंधुओं का पुनर्मिलन मराठी और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ ला सकता है। आंकड़ों के अनुसार मराठी भाषी लोग मुंबई की आबादी का लगभग 26% हैं और मुस्लिम लगभग 11% हैं। अगर ये वोट एक साथ आते हैं तो भाजपा के लिए कड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। एमएनएस का प्रभाव 123 वार्डों में देखा गया है, जो चुनाव के नतीजों को पलटने की क्षमता रखता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के जालोर जिले में एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया है। यहाँ जाट समुदाय की एक खाप पंचायत ने फैसला सुनाया है कि 21 दिसंबर 2025 से विवाहित महिलाओं और युवतियों के स्मार्टफोन रखने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश बीनमाल खानपुर क्षेत्र के 15 गांवों में लागू होगा।
पंचायत का कहना है कि 26 जनवरी से शादियों, सार्वजनिक समारोहों और यहां तक कि पड़ोसियों के घर जाते समय भी महिलाएं कैमरा वाले मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकेंगी। वे केवल वॉयस कॉल के लिए बेसिक कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। पंचायत के पंच हिम्मताराम और सुजनाराम चौधरी ने तर्क दिया है कि यह फैसला मोबाइल की लत और बच्चों की आंखों की रोशनी पर स्क्रीन टाइम के प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे अक्सर घर की महिलाओं के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखें खराब हो रही हैं। ये प्रतिबंध गाजीपुर, पावली, कालडा जैसे 15 गांवों में लागू होगा। इस फैसले का वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे महिलाओं की निजता और स्वतंत्रता पर हमला बताया है। एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या पुरुषों के पान, बीड़ी और शराब के सेवन पर भी ऐसा कोई प्रतिबंध लगेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक परीक्षा के सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आशना बुटानी की रिपोर्ट के अनुसार बीए ऑनर्स सोशल वर्क के प्रश्नपत्र में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर चर्चा करें और उचित उदाहरण दें जैसा सवाल पूछने पर एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर इस सवाल को ध्रुवीकरण करने वाला और सांप्रदायिक बताए जाने के बाद की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे प्रोफेसर की लापरवाही और असावधानी करार दिया है। साथ ही नियमों के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी जारी किया गया है। हालांकि जामिया के छात्र संगठनों ने इस निलंबन को अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि सिलेबस में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए ये सवाल वैध था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने द वायर में लिखा है कि यह घटना अकादमिक दुनिया की डरावनी तस्वीर पेश करती है। उन्होंने लिखा है कि हमें नहीं पता कि हमारे लेक्चर का कौन सा वाक्य हमारे खिलाफ हिंसा या सस्पेंशन का कारण बन जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक करदाता के पैसों से चलने वाला विश्वविद्यालय भारत में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की इजाज़त क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने इसे शिक्षकों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन भी बताया है। आर्टिकल 14 की सीनियर एडिटर कविता अय्यर की एक रिपोर्ट ने सरकार द्वारा मनरेगा कानून को निरस्त कर उसकी जगह जी रामजी योजना लाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 19 दिसंबर 2025 को संसद में बिना किसी ठोस चर्चा के मनरेगा को खत्म कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक अपग्रेड है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण भारत के लाखों गरीबों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच को खत्म करने जैसा है। नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रोजगार गारंटी का 40% खर्च राज्य सरकारों को उठाना होगा, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। इसके अलावा नई योजना में बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक काम को निलंबित रखने का प्रावधान है। लेखिका तर्क देती हैं कि यह ग्रामीण वास्तविकता की नासमझी है, क्योंकि कई किसान खुद मनरेगा मजदूर भी होते हैं। नोबेल विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसे एक ऐतिहासिक गलती बताया है। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा ने महिलाओं को सशक्त बनाया था, लेकिन नई योजना में जेंडर के पहलू की अनदेखी की गई है। द टेलीग्राफ में प्रकाशित सुशांत सिंह के एक लेख में भारत और रूस के रिश्तों का विश्लेषण किया गया है। उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा केवल फोटो खिंचवाने के लिहाज से सफल रही, लेकिन भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसके परिणाम मामूली रहे। सुशांत सिंह लिखते हैं कि चीन के खिलाफ किसी भी सार्थक तरीके से रूस कभी भारत का साथ नहीं देगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर तनाव बढ़ता है तो रूस बीजिंग के खिलाफ न तो कोई डर पैदा कर सकता है और न ही कोई कूटनीतिक दबाव बना सकता है। रूस की अर्थव्यवस्था और नीति अब संरचनात्मक रूप से चीन के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि भारत को जिन आधुनिक तकनीकों की जरूरत है, जैसे सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस सिस्टम, वे अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास हैं, न कि रूस के पास। रूस पुराने प्लेटफॉर्म्स पर टिका है। सुशांत सिंह का तर्क है कि भारत द्वारा रूस का साथ देना पश्चिमी देशों के साथ भारत के तकनीकी सहयोग को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस शिखर सम्मेलन ने सीमा पर चीन को रोकने या भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में क्या मदद की। उनका निष्कर्ष है कि मोदी की विदेश नीति अभी भी नतीजों के बजाय दिखावे के इर्द गिर्द घूम रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार अर्चिस मोहन की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वर्ष 2025 विदेशी दौरों के लिहाज से 2015 के बाद सबसे व्यस्त साल रहा है। उन्होंने इस साल कुल 11 विदेशी दौरों में 23 देशों की यात्रा की और 42 दिन विदेश में बिताए। आंकड़ों के अनुसार 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने अब तक कुल 100 विदेशी दौरे किए हैं, जिनमें उन्होंने 145 देशों की यात्रा की है और कुल 334 दिन भारत से बाहर रहे हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री का विदेश नीति पर विशेष फोकस रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय लेखक अनुराग माइनस वर्मा का एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण और उदासी का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में सर्दी अब राहत नहीं बल्कि दुख का मौसम बन गई है। जहरीली हवा, आंखों में जलन और गले में धातु जैसा स्वाद अब जीवन का हिस्सा बन चुका है।
अनुराग लिखते हैं कि प्रदूषण अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है, क्योंकि अमीर लोग एयर प्यूरिफायर वाले घरों में सुरक्षित हैं जबकि गरीब खुली हवा में काम करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में दिल्ली में लगभग 17,000 मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हो सकती हैं। सरकार हर साल पानी के छिड़काव जैसे पुराने उपाय करती है जो नाकाम साबित होते हैं। लेखक का कहना है कि सबसे दुखद बात यह है कि प्रदूषण अभी भी भारत में कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड में बिजली कटौती से नाराज होकर एक विधायक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की से तपन सुशील की रिपोर्ट के अनुसार झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली विभाग के अधिकारियों के घर की बत्ती काट दी। विधायक का कहना था कि पिछले 15 दिनों से वो अधिकारियों से सुबह के समय बिजली कटौती बंद करने की अपील कर रहे थे, क्योंकि इससे जनता परेशान थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो अपने समर्थकों के साथ फोल्डिंग सीढ़ी लेकर अधिकारियों के आवास पर पहुंचे और खुद खंभों पर चढ़कर कनेक्शन काट दिया। जिन अधिकारियों के घरों की बिजली काटी गई उनमें यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता शामिल हैं। पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बिजली की कमी के कारण वे कटौती करने को मजबूर हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्या कुमार यादव ने उन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन करने की मंजूरी दी है जिन्होंने सर्जिकल अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है। यह निर्णय भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक उपचार विधियों के साथ जोड़ने की दिशा में एक कदम है। अब आयुर्वेदिक छात्र 39 प्रकार की सामान्य सर्जरी और 19 प्रकार की आंख, कान, नाक और गले से संबंधित सर्जरी कर सकेंगे। इनमें घावों का उपचार, बवासीर, मोतियाबिंद और ट्यूमर हटाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह मंजूरी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीबीसी और पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक नए शांति प्रस्ताव के संकेत दिए हैं। इस प्रस्ताव में रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए पूर्वी यूक्रेन से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी और वहां एक विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाने की संभावना शामिल है। ये योजना अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत के बाद तैयार की गई है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस योजना में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के समान ही मजबूत सुरक्षा गारंटी दी गई है। अगर रूस दोबारा आक्रमण करता है तो अमेरिका और यूरोपीय देश सैन्य प्रतिक्रिया देंगे। डोनाबास क्षेत्र को लेकर प्रस्ताव में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात कही गई है, जहां न तो यूक्रेनी सेना होगी और न ही रूसी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि सैनिकों की वापसी तभी होगी जब वहां अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात हों। रूस ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोमवार को थाईलैंड की सेना द्वारा कथित तौर पर एक बुलडोजर से 2014 में बनी विष्णु प्रतिमा को गिरा दिया गया था। ये घटना दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बीच हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध देवी देवता इस क्षेत्र के लोगों के लिए पूजनीय हैं और हमारी साझा विरासत का हिस्सा हैं। भारत ने दोनों पक्षों से संवाद और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर मूर्ति तोड़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।